देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग इस क्लास में ना अब से एएस करेंगे, ठीक है। तो जिन लोग का आज क्लास नहीं रहता था उन लोग का भी रहेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा एक्स्ट्रा क्लास तब हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है ना, इसीलिए हम हर एक को एक्स्ट्रा क्लास देते रहते हैं, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, ठीक है। तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास किया करो। तुम लोग बोलते हो ना कि इतना सारा चीज हो जा रहा है, बाद में ये जो लगता है ना कि मेरा मतलब नेक्स्ट कब होगा, तो इससे क्या होता है ना, नेक्स्ट कभी भी हो ये टॉपिक तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो अगर टाइम रहता है तो प्लीज क्लास कर लिया करो, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम एक्स्ट्रा में ना आसान आसान चीज ही देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सीएमए के लिए भी दिया था कंसाइनमेंट वगैरह, जो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो कभी ना कभी कॉलेज वगैरह में, ठीक है। डिप्रिसिएशन होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, तो ये सब बाद में ना बर्डन नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। तो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड किया करो। अच्छा अब देखो, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एएस से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एएस, कि एएस का नीड क्यों हुआ, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि बुक में तुम लोग के पास जो भी मैथ है देखोगे तो उसमें काफी डिटेल्स में लिखा हुआ है। हम लोग को इसको शॉर्टकट में कर लेना है। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने एस लिखा है, तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है एस। तो पहला बात है कि एस है क्या, ठीक है। एस एक्चुअली एक गाइडलाइंस है, ठीक है। एक गाइडलाइंस है या फिर एक रूल्स है। जैसे मान लो मतलब पॉलिसी है बोल सकते हो। जैसे हर एक चीज का ना एक गाइडलाइंस होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई एक स्कूल या फिर कोई कॉलेज, तो नॉर्मली क्या होता है ना, कॉलेज में लोग कभी भी जाते कभी भी आते, हर एक कॉलेज में नहीं होता है। बहुत से ऐसे कॉलेज है कि क्लास नहीं हो रहा है, लोग घर चले जाते, कुछ भी होता है। लेकिन अगर स्कूल का मुझे नहीं पता है कि सब अभी स्कूल में क्या होता है, आई डोंट नो। लेकिन पहले के टाइम पे मतलब एटलीस्ट जब हम लोग स्कूल जाते थे तो इतना रेस्ट्रिक्शन था कि मतलब 10 बजे तो 10 बजे, अरे स्कूल तो छोड़ो, हम लोग के टाइम पे मेरे जो टीचर थे जिनके पास हम, जैसे तुम लोग मेरे पास पढ़ रहे हो, जब हम पढ़ते थे तो फिर उनका ये था कि 7 बजे तो 7 बजे, 7 बज के 1 मिनट भी हो जाए तो फिर वो एंट्री नहीं देंगे। हम ट्यूशन का बात करें, हम स्कूल का बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो मतलब ये रूल्स, एक रूल्स जो है ना, एक मतलब प्रिंसिपल, एक डिसिप्लिन बोल सकते हो, जो एक इंसान को बनाता है। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन भी सही तरीके से चले तो उसको भी कुछ रूल्स या प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि नॉर्मली एक इंसान का क्या होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट लाइफ में क्या होना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, मतलब सुबह सुबह उठना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए। और रात को भी जो है जल्दी सो जाना चाहिए ताकि सुबह उठ पाओ, क्योंकि सुबह उठना बहुत ही मतलब हेल्थ को भी अच्छा रखता है, ठीक है। और जो है हमारा साइकोलॉजिकल जो भी होता है वो भी हम मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग रात जागते हैं तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये अभी तो प्रूव हो गया है, लोग मानते हैं कि हाँ हम तो रात तक पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई मतलब नॉर्मली ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन ठीक है। तो अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जस्ट बता रहे हैं। तो फिर वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्दी रखना है तो कोई रूल्स या प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे देखो अगर स्कूल में कोई रूल्स नहीं होगा, कोई भी बच्चा कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, कॉलेज में कोई रूल्स नहीं है, कोई कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, इससे क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं चलेगा, वो स्कूल अच्छा नहीं चलेगा। वैसे ही अगर हम लोग अपना गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे, पॉलिसीज फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अगर अपना गाइडलाइंस पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेगा, तो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ना, वो जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। क्यों, देखो अगर सबके पास अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मान लो रास्ते पे गाड़ी चल रहा है या फिर इंसान चल रहा है, तो हमारे इंडिया में एक रूल्स है ना, किधर से जाने के टाइम किधर, ठीक है, इधर आने के टाइम कैसे, ठीक है, कैसे करके हमें ड्राइव करना है, उसका रूल्स होता है। हर एक कंट्री का अपना अलग अलग रूल्स होता है, ठीक है। तो उसी तरह से देखो कि अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और सभी अपने अपने मर्जी से बना लेते, जैसे मान लो कोई स्कूल चला गया, मान लो स्कूल का टाइम 10 बजे, कोई 10 बजे जा रहा है, कोई 12 बजे जा रहा है, कोई 5 बजे जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मेरा क्लास का टाइम है मान लो 11:30 बजे, अब 11:30 की जगह कोई 12:30 बजे एंट्री कर रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर वो कंटिन्यूएशन क्लास है तो समझ में आ भी सकता है, लेकिन अगर वो एकदम बेसिक क्लास है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अगर अभी कोई थोड़े देर मतलब अभी 1 घंटे बाद एंट्री करेगा तो उसको क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा, उसको बैकअप देखना पड़ेगा। तो रूल्स होना चाहिए, फिर मुझे भी ऐसा रूल्स लगाना चाहिए कि एंट्री करो, बट ऐसा अभी जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नहीं तो हम तो बोलेंगे कि एज ए स्टूडेंट तुम लोगों को टाइम पे ही जो है क्लास ज्वाइन करना चाहिए। देखो कोई ज्वाइन कर रहा है या फिर
नील। अच्छा, गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो देखो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जो हम लोग का बनेगा ना, अगर सबके पास अलग अलग ऑप्शन होगा तो क्या होगा, सब अपने अपने हिसाब से पीएल बना लेंगे, अपना ही रूल्स फॉलो करेंगे, अपना ही बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अपने ही हिसाब से बना लेंगे, जो रूल्स फॉलो है अगर वो नहीं करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये होगा कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होगा। कंपेरेबल इन द सेंस, जैसे मान लो कि ए लिमिटेड एक कंपनी है। गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग मैम। ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। ए लिमिटेड कंपनी और एक बी लिमिटेड कंपनी है। अब ये दो कंपनी एक ही तरह का अगर काम करती है तो ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकती है, ये भी कर सकती है, कोई और भी कर सकता है, कोई और। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स कितने तरह का होता है, बोलो। ये एकदम बेसिक सवाल है जो हम लोग 11 में पढ़ते हैं, या फिर अगर कोई फाउंडेशन पढ़े हो या सीपीटी जो भी हो, वहां पर भी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के डिवाइड किया जाता है। बोलो बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के लोग यूज करते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन होता है, एक होता है इंटरनल यूजर, और क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर होता है। एक्सटर्नल यूजर का मतलब जो इन्वेस्टर हो गए, स्टेक होल्डर हो गए, ठीक है। और इंटरनल यूजर्स का मतलब क्या होता है, जो मैनेजमेंट वगैरह होता है, ठीक है। तब ये लोग क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल यूजर्स है वो अगर किसी कंपनी, ये मान लो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, दोनों के दोनों, और एक ही तरह का काम करती है, तो मुझे कौन से कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, तो मुझे उसके लिए तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका पॉलिसी अपना ही है, कुछ इसका पॉलिसी अपना ही है, तो कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ठीक है। किसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि दोनों का जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लोग अपने अपने मेथड से बना रखे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को एक रूल्स के अंडर हमें क्या करना पड़ेगा, एक रूल्स के अंडर हमें सभी को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सभी को एक ही तरह का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे देखो, तुम लोगों को अगर सीए में होना है तो तुम लोग को 3 स्टेज से जाना पड़ेगा। लाइक जो एंट्रेंस बोल लो सीएस के लिए, ठीक है। सीएमए के लिए फाउंडेशन बोल लो, अभी सीए का भी फाउंडेशन, पहले सीपीटी बोला जाता था, फिर इंटर होता है, ठीक है। फिर होता है फाइनल। तो ये 3 स्टेज सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। अब हाँ, कभी किसी किसी केस में क्या होता है, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया है तो नहीं देना पड़ेगा, इस तरह का बहुत सारा रूल्स होता है, वो छोड़ दिया। लेकिन इंटर फाइनल तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई इंटर नहीं दिया, पास नहीं किया, वो फाइनल में चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर सकता है, तो एक रूल्स के अंडर सभी को चलना पड़ता है, ठीक है। तो रूल्स में चलना पड़ेगा, इसी वजह से एएस का लाया गया। और उसके अलावा भी देखो, ए लिमिटेड के साथ बी लिमिटेड का कंपैरिजन के अलावा ए लिमिटेड भी तो खुद से खुद को कंपेयर कर सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस 2022 में कैसा था, 2021 में कैसा था, इस तरह से वो कंपेयर कर सकते हैं। जिसके लिए अगर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर तुम लोग कभी पढ़ोगे, पढ़ोगे जरूर, किसी का ग्रुप 2 में है, कुछ कुछ पॉइंट जो है कॉलेज वगैरह में पढ़े हो, कुछ स्कूल में भी पढ़े हो, जैसे कि रेशियो एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह का जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ अपना कंपैरिजन कर सकता है, पास्ट ईयर के साथ करंट ईयर का। और ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी खुद को कंपेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंपेरेबल तो तब होगा ना अगर चीजें जो है वो एक प्रिंसिपल के थ्रू से बंधे हुए हैं, एक तरह से बने हुए, ठीक है। अगर एक तरह से बने हुए नहीं है तो कैसे कंपेयर कर सकते, तो कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर तुम लोग को 400 का एग्जाम देना है, वो तुम लोग सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कोई 100 का दे के चला गया, कोई 300 का दे के चला गया, 400 का सभी के लिए एप्लीकेबल है। बाकी उसी से हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर पाएंगे कि किसने कैसा काम किया है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सबके पास अगर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है और सब अपने हिसाब से ऑप्शन से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ना, वो किसी के लिए यूजेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या नहीं होगा, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वो किसी के लिए यूजफुल नहीं होगा, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि एएस को क्यों लाया गया, ठीक है। एएस का क्या जरूरत था, तो यहाँ पर लिखते हैं एएस आर द रिटर्न पॉलिसी
documents issued by expert अकाउंटेंसी बॉडी। बोल सकते हो इंडिया में एएस कौन इशू करता है? कोई एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी ही इशू करता है, और वो बॉडी कौन है? बोलो। कौन इशू करता है? ICAI, ठीक है, AI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सीए वाले जो है, मतलब ये लोग जो है एएस इशू करने का इनके पास ऑथोरिटी है। एएस आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, लिखित रहता है, मतलब रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, वो पढ़ के हमें समझना है, उसको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी इंडिया में आईसीएआई, यूज्ड इन द, जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये रिटन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसे यूज करेंगे, यूज्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन रिकॉग्निशन मेजरमेंट। ये हमें गाइडलाइंस देगा, ठीक है, किस चीज का? कि कैसे हमें सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट का मतलब वैल्यूएशन, ठीक है, कैसे मेजरमेंट करना है, इसके बारे में भी हमें बताएगा, ठीक है। फिर कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताएगा। एंड डिस्क्लोजर, कैसे डिस्क्लोज करना है। वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट, ठीक है। तो देखो, जो बोला अभी तक मैंने वही लिखा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि एएस आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे कोई स्कूल कॉलेज में जाते हो तो वहां भी रिटन मिल जाता है, ठीक है, कि क्या रूल्स है, कैसे क्लास चलता है, क्या होता है नहीं होता है, बता देते हैं, ठीक है। उसी तरह से रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी, हमारे इंडिया में आईसीएआई, यूज्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो गाइडलाइंस है इसे हम लोग फॉलो करेंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, जो कि सोल प्रोप्राइटर के लिए है, ठीक है। कंपनी के लिए हम लोग क्या, कंपनी के लिए भी बैलेंस शीट बनता है, कंपनी के लिए भी उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अगर पार्टनरशिप है, पीएल एप्रो बनता है, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, फाइनेंस फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। ये सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये सब बनाने के लिए हम लोग रूल्स को, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स में जो भी है उसको फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस और रिकॉग्निशन, कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, कैसे हमें मेजर करना है, यानी कि वैल्यू करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एंड डिस्क्लोज ऑफ वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, ठीक है। और अलग अलग अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को किस तरह से हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए हमें गाइडलाइन मिल जाएगा कि क्या करें, कैसे करें। अच्छा, अब एडवांटेज, इसको यूज करने का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला एडवांटेज क्या, एडवांटेज, जैसे अगर तुम लोग जो है डेली का पढ़ाई डेली कर रहे हो, ठीक है, मतलब स्टूडेंटशिप में जो लोग प्योरली स्टूडेंटशिप में हो, हम लोग उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तुम लोग का काम तो मेनली जो है पढ़ाई करना है, तो आज मान लो तुम लोग 1 घंटा पढ़ रहे हो, कल 10 घंटा पढ़ लिए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। एक तो टाइम होगा ना, 1 घंटा आधा घंटे में फर्क चलता है, लेकिन आज 10 घंटा पढ़ रहे हो तो पढ़े ही जा रहे हो, 2 दिन लगातार पढ़े ही नहीं, तो ये जो है ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फॉलो करना है तो हमें प्रॉपरली ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एक रूल्स रूल्स जो है उसको फॉलो करना चाहिए, वही हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कि तुम लोग अगर 5 घंटा पढ़ते हो ना, तो तुम लोग को वो रूल्स डे टू डे फॉलो करना चाहिए, तभी वो फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर 5 से बढ़ाते हो तो ठीक है, कम करते हो तो वो तो लॉस है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना, मतलब हमें अपना जो है रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये देखो, इट प्रोवाइड्स वर्किंग
रूल्स टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन, ठीक है, टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन, मतलब जो भी अकाउंटेंट होते हैं, अब वो कहीं किसी के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर अगर हम लोग खुद ही अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाए, क्या करें, उसका तो एक रूल्स होना चाहिए। तो एस हमें वो स्कोप देगा, ठीक है, एस हमें बताएगा कि हमें किस तरह से करना चाहिए। जैसे देखो, हम लोग जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें सिखाया जाता है ना कि ए को ऐसे लिखना पड़ेगा, डी को ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज हो गया ना, तो हमें सिखाया गया कि देखो ये रूल्स है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। यू के बाद आर ही लगाना होता है, ही के बाद इज लगाना होता है, आई के बाद एम लगाना होता है ना, तो इस तरह से रूल्स, ठीक है। तो रूल्स फॉलो करके अकाउंटिंग प्रोफेशंस जो है वो अपना काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एएस हमें एडवांटेज देता है। और क्या होगा, अगर हमें रूल्स पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूल्स को फॉलो करते करते हम लोग का जो परफॉर्मेंस लेवल है ना, वो भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क्स जो है वो अच्छा होता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय एन अकाउंटेंट, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा होता है अगर हम लोग रूल्स के साथ चलते हैं तो। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो यूजर्स है वो भी क्या, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपरली फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है तो यूजर्स के लिए भी एडवांटेज है कि वो इजीली कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कंपनी के साथ भी, और उसी कंपनी का लगातार 10 साल 5 साल का परफॉर्मेंस जो भी है उसे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजर्स ऑफ accounting information can easily compare the financial statement of two entities of the same industry। एक ही रूल्स दोनों मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड, अगर अलग अलग पॉलिसी फॉलो करेगा तो कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर नहीं कर सकते। अगर सेम तरह का पॉलिसी में सभी चल रहे हैं तभी कंपेरेबल होगा। तो एस के वजह से ये भी हमें एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हमें एक एश्योरेंस भी मिलेगा एज ए यूजर्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो एक्यूरेट बना है, ठीक है, क्योंकि एएस फॉलो हुआ है। एएस फॉलो करने से ही हमें एक्यूरेसी का भी पता चलता है। इट गिव्स assurance to the users about the accuracy of the financial statements, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, एश्योरेंस देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेटली बना है। तो ये कुछ एडवांटेजेस लिखवा दिया मैंने। अब डिसएडवांटेज देखो, तो मेनली डिसएडवांटेज हो सकता है। एक ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करने के वजह से अकाउंटिंग करना, ठीक है, वो कॉस्टली हो सकता है। क्यों, देखो, ये एक रूल्स है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मतलब एक्सपर्ट लोगों को हमें हायर करना पड़ेगा अगर हम लोग एएस फॉलो करके अपना अकाउंट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट लोगों को हायर करना पड़ेगा जिनको इस चीज का नॉलेज है। तो अगर एक्सपर्ट लोगों को हायर करेंगे तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जैसे देखो, कोई भी काम करवाते हैं तो उसके लिए अगर हम लोग एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग जनरल फिजिशियन के पास गए, वो बात अलग है, लेकिन जब स्पेशलाइज्ड किसी को दिखाते हैं ना, उसमें हमारा चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट कुछ भी हो, किसी भी तरह का स्पेशलिस्ट, डॉक्टर का बात नहीं है, ठीक है, स्पेशलिस्ट होने से क्या होता है, हमारा खर्चा जो है वो हर एक जगह पे देखो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ड्यू टू accounting standards
मतलब एस, ठीक है, ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग हैज बिकम कॉस्टली, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैव बिकम मोर rigid एंड लेस फ्लेक्सिबल। तो ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा ना, वैसे देखो इसको डिसएडवांटेज में मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। हम ये कहना चाह रहे, क्यों मैंने ये वाला पॉइंट फिर से बोला, देखो ये एक्चुअली अगर देखो तो हम लोग को तो अकाउंटिंग को फ्लेक्सिबल रखना ही नहीं था। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, कोई भी किसी तरह से कुछ भी कर सके, हमें फ्लेक्सिबल रखना ही नहीं था। हमें इसको रिजिड ही बनाना था, रिजिड इन द नेचर कि सभी एक ही चीज को फॉलो करे ताकि यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, यूजर्स को समझ में आए, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों ने रिजिड करना चाहा, तभी एस का कंसेप्ट आया। क्योंकि ये रिजिड बन चुका है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये हम लोग खुद ही करना चाह रहे हैं, ये डिसएडवांटेज जो है ये हमारा रीजन ही ये था कि हम लोग इसको रिजिड बनाए, तो ये लेस फ्लेक्सिबल हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अब एक हमारा डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन टू एस, कि एस का कंसेप्ट क्यों आया था, ये सब, ठीक है। अब हम लोग जो एस पढ़ेंगे दैट इज एस वन, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे सबसे पहला एस वन, एस वन, ठीक है। और हर एक एस का ना नाम होता है, जैसे इस एस का नाम क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस बारे में हमें कौन बताता है, इस बारे में हमें एस वन बताता है, ठीक है। अब ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है, डिस्क्लोज का मतलब होता है शो करना, है ना, मतलब हम लोग हमें शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, पॉलिसीज का मतलब होता है प्रिंसिपल एंड मेथड्स, कैसे हम लोग उस प्रिंसिपल्स को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो दो चीज का कॉम्बिनेशन है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए जो मेथड्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, दोनों को मिला के, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं, देखो हम एक बार, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है और जो है केस स्टडीज भी पूछता है। तो ऐसा पूछ सकता है, व्हाट आर अकाउंटिंग, हम ना अकाउंटिंग को ऐसे लिख रहे हैं A/C और ING लिख रहे हैं, तुम लोग भी अभी शॉर्टकट के लिए लिख सकते हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज। ম্যাম বলছি ওই ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর অ্যাডভান্টেজ কি মানে এমনি কোশ্চেন আসতে পারে ডাইরেক্ট হ্যাঁ, থিওরিতে? হ্যাঁ আসতে পারে, এগুলো থিওরিটিক্যালি জিজ্ঞাসা করে, আর এস থেকে কেস স্টাডিজও হয়, কেস স্টাডিজ যেরকম তোমাদের লয়ে থাকে সেরকম। अच्छा देखो, तो व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सिलेक्टेड specific principles and methods of applying those principles while preparing the financial statement।
ठीक है, देखो अभी जो मैंने बोला कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सिलेक्टेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल। ये स्पेसिफिक कुछ प्रिंसिपल्स है जिसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उस प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करें, ठीक है, उसका जो मेथड्स होता है, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली अगर हम लोग कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करना पड़ेगा। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो है कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यानी रूल्स गाइडलाइंस, ठीक है, लेकिन उस रूल्स या गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करे, मतलब उसका मेथड कैसे उसको अप्लाई करे अपने जिंदगी में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में तो देखो हम लोग अपने लिए रूल्स बना सकते हैं, कल से 5 घंटा पढ़ेंगे या फिर कुछ भी, जैसे हम भी अपने लिए रूल्स बना सकते हैं, ठीक है, कि कल से हम ये इस तरह से टास्क को डिवाइड कर लेंगे। लेकिन सिर्फ रूल्स बनाने से तो नहीं होगा, मुझे ये भी तो सोचना पड़ेगा कि मेरे करंट सिचुएशन के हिसाब से हम वो सारे रूल्स को अपनी जिंदगी में किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से उस मेथड्स को अप्लाई करें। सिर्फ तुम लोग का बात ही नहीं है, तुम लोग सोचोगे मैम हम लोग को ही बोल रही है, ऐसा बात नहीं है, मुझे भी अपने लाइफ में ये सब अप्लाई करना होता है, जल्दी उठना ये सब मेरे से भी नहीं हो पाता है, लेकिन क्या है कि करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, बेनिफिट होता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग सोचने से नहीं होगा है, लिखने से नहीं होता है कि ये करना है वो करना है, उसे अप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज बोला है कि हमें मेथड भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको ना हम दो पार्ट में इस पॉइंट को लिख के दिखाते हैं। एक एक पार्ट में लिखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी जो है इसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या, एक पार्ट हो जाएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल और दूसरा पार्ट बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने सेम चीज ही लिखा है, हाँ सेम चीज लिखा है, बट इसको ना हम थोड़ा सा एक जो है फ्लो चार्ट की तरह दिखा देते हैं कि किस तरह से याद रख सकते हो। बाकी ये मैंने लैंग्वेज में लिखा है, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो जाता है जैसे कि देखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। तुम लोग क्लास 11 से देख रहे हो, जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक रूल्स तुम लोग हमेशा देखते हो, वो क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस पे रिकॉर्ड करना है। फाइनल अकाउंट्स में तुम लोग देखोगे कि एंड में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जहां पर क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स रहता है, अगर होता है तो कभी कभार जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर रह सकता है क्लोजिंग स्टॉक का, वो अलग मैटर होता है, वहां पर एडजस्टेड पीएल का बात आ जाता है, ठीक है, सॉरी एडजस्टेड परचेज का बात आता है, तब जाके क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, ठीक है। अभी वो अलग मैटर है, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तुम लोग देखे होगे फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस के नीचे बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है, एक कॉमन इंफॉर्मेशन रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक का। तो इन्वेंट्री को कैसे वैल्यूएशन करें, अगर इन्वेंट्री का वैल्यू दे रखा है कॉस्ट 10,000 और एनआरवी 8,000, तो हमें ये सिखाया जाता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये जो बता दिया ये प्रिंसिपल, ये मैं बता दिया, देखो भाई कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उसी पे तुम्हें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो वही चीज होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को बाद में समझने में आसानी हो जाए कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह हो जाएगा, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट में अगर इसको बेच दे तो हमें कितना मिलेगा, नेट वैल्यू कितना ম্যাম मिलेगा, ठीक পরীক্ষায় है। এরকম ফ্লোচার্ট করে লিখতে পারবো? হ্যাঁ লিখতে পারবে, কেন পারবে, লিখতে মানে পারবে কিন্তু ওরকম, হ্যাঁ ওই অ্যাকাউন্টিং পলিসি লিখে ওরকম দূরে অ্যারো দিয়ে এরকম লিখ। হ্যাঁ মোটামুটি যেন পড়লে সে বুঝতে পারে, একদমই শর্টকাট করে দিও না, এটা আমি যদিও শর্টকাট কিছু করিনি, ঠিকঠাকই লিখেছি, ঠিক আছে, এরকম লিখতে পারো, অসুবিধা নেই। ডাইরেক্ট ঠিক যদি জিজ্ঞেস করে অ্যাকাউন্টিং পলিসিস কি, তাহলে এইভাবে লিখতে পারো। तो यहाँ पर देखो एनआरवी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, किस चीज का, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। और भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो सकता है, जैसे कि मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब उतना सारा हम नहीं लिख रहे, तुम लोग अपने हिसाब से पेंसिल से शॉर्टकट लिख दो, मैंने एक ही लिखा है, ठीक है। या फिर जैसे मान लो अगर कोई फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट को अभी क्या बोला जाता है पता है तुम लोग को, पीपीई बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, पीपीई। तो
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट ही है लेकिन नाम बदल गया। देखो जो बदला है उसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग देखोगे कि स्टॉक पढ़ चुके थे लेकिन इन्वेंट्री आया, ठीक है, तो अब इन्वेंट्री, डेटर के जगह ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर के जगह ट्रेड पेबल। तो जब जैसा मतलब चेंज होता है ना, जैसे तुम लोग मुझे पूछते रहते हो ना कि मैम अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखे तो गलत होगा। नहीं, गलत का बात नहीं है, बात ये है कि अगर कुछ नया चीज आ रहा है तो उससे तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से पीपीई बोला जाता है आज के डेट पे फिक्स्ड एसेट को, और ये सारा चीज सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स वगैरह जब करोगे तब तुम लोग को पीपीई लिखना ही चाहिए, पीपी ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले ही ऐसे टी शेप में होता था कंपनी का अकाउंट्स भी, तुम लोगों ने कभी किया है कि नहीं, शायद नहीं किया होगा, हो सकता है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता है, अभी ये वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ से लाइबिलिटी स्टार्ट होता है, यहाँ पर एसेट टॉप टू बॉटम वाला फॉर्मेट होता है। पहले ये टी शेप वाला होता था, लेकिन टी शेप वाला आज भी एप्लीकेबल है इंडिविजुअल के लिए और पार्टनरशिप के लिए, है ना, लेकिन कंपनी के लिए नहीं है। अब कंपनी का टी शेप में बना दोगे तो गलत है, हाँ गलत है ना, क्योंकि रूल्स आ गया ना कि ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गलत है। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर हमारे पास कोई पीपी है तो पीपीई है तो हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा, हमारे लिए मैंडेटरी है, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। ये फिर से क्या हो गया, ये एक प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर पढ़ रखा है, ठीक है, सबका नहीं है, जैसे सीए में इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में भी हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़ा था, ठीक है। हमें अपना जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसे कैसे वैल्यू करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसे कैसे वैल्यू करना है, वो सब भी हमें बताया गया था। कैसे, देखो, अगर हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसे हमें कैसे वैल्यू करना है, अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसे हमें कैसे वैल्यू करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट में वैल्यू करना होता है, ये कौन बता रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, एसटीआई भी लिख सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसे हम लोग कैसे वैल्यू कर सकते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है, सॉरी एनआरवी नहीं, इसमें होता है फेयर वैल्यू, ठीक है, इसमें होता है फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर। तो ये सब ना मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया तुम लोग को समझाने के लिए। अब एग्जाम में ये सारा एग्जाम्पल सारा का सारा लिखना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, प्रिंसिपल। अब ये तो मैं पता चल गया कि ठीक है, स्टॉक का वैल्यू करना है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर देखना पड़ेगा, पीपीई है तो डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है कहीं पर, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो ऐसे वैल्यू करो, लॉन्ग टर्म है तो ऐसे वैल्यू करो, ये सब रूल्स बता दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है हमें, ठीक है। तो ये तो समझ में आता है। अब अगर हमें बोल रहा है कि फिर हमारे पास कुछ मेथड्स भी तो होना चाहिए इसको अप्लाई करने का, मेथड्स का मतलब कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें, कॉस्ट तो बता दिए हो, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना है, एनआरवी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए कुछ मेथड्स दो तब तो करेंगे, मेथड्स देना पड़ेगा तब तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कॉस्ट है ये एनआरवी है। जैसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे तो तुम लोग काफी अच्छे से समझ जाओगे। डेप्रिसिएशन में अलग अलग मेथड्स होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, और क्या होता है, डब्ल्यूडीबी मेथड होता है, और क्या होता है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड होता है। इसके अलावा और क्या मेथड हो सकता है, जैसे कि मान लो और एक मेथड भी होता है, जैसे कुछ अगर प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है तो प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर बेसिस करके भी डेप्रिसिएशन लगता है, कि अगर एक मशीन 2 लाख यूनिट पूरे लाइफ टाइम में, अगर उसका लाइफ 10 साल है और पूरे लाइफ टाइम में 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, और हर साल अगर वो 5-5 हजार यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन होगा, ये भी एक होता है, ठीक है। अगर हम लोग जैसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेस को जो है यूज करें, जैसे कि कोयला वगैरह, ठीक है, कुछ मिनरल्स वगैरह, ये सब जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए डिप्लेशन, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन के तरह ही होता है, तो ये मेथड हो गया। अब अगर तुम लोग इन्वेंट्री का भी बोलोगे ना, तुम लोग को पता है, जैसे कि देखो तुम लोग अगर मेटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर किए हो मेरे पास, या फिर बैकअप क्लासेस से किए हो, या नहीं किए हो तो आगे भी करोगे, तो ये नाम सुने होगे, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से इन्वेंट्री को वैल्यू किया, लीफो, वेटेड एवरेज, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मेथड्स। ये सारे मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने पीपीई का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है मेथड। तो मेथड में भी थोड़ा सा लिखवा देते हैं यहाँ पर मेथड का मतलब होता है मीनिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करें।
अगर ये कॉस्ट का ही बात आ रहा है, ठीक है, अगर कॉस्ट का बात आ रहा है, या फिर कैलकुलेशन ऑफ, अगर डेप्रिसिएशन का बात हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट के केस में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट के केस में हम लोग बोल सकते हैं फीफो, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, इसके बाद देखो लीफो भी हो सकता है, जबकि आज के डेट पे कम यूज होता है, फिर भी लिखवा दिया मैंने। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज हो गया। अब डेप्रिसिएशन का भी अलग अलग होगा, ये भी तुम लोग अपने मन से लिख सकते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, WDV मेथड, और क्या हो सकता है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है, ये सब। और भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में लिखोगे तो ये सारा मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये तो फिर समझाने के लिए बोला ना, इतना सारा एग्जाम्पल का जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम लोगों ने पॉलिसी जो पढ़ा, पॉलिसी का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल प्लस मेथड्स फॉर अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स का मतलब कि क्या करना है, अब कैसे करना है वो होता है मेथड, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया अकाउंटिंग पॉलिसीज, कैसे करके हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं একটু ব্যাক করুন। अ- হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा, अब इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, ये जो है ना, ये बोल सकते हो, ये मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखा है, तुम लोग यहाँ से सारा मत लिखना, एग्जाम में एक दो लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि उसमें काफी टाइम चला जाएगा ना, मार्क्स जो रहेगा उसके हिसाब से लिख सकते हो। अब यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट, एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स are applied by different enterprise, ठीक है। तो अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर না এটা সেকেন্ড अ- কোশ্চেন নাকি? না, সেকেন্ড কোয়েশ্চেন না, এটার সাথেই চলছে, হোয়াট আর অ্যাকাউন্টিং ও পলিসি। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एरियस वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई किया जाता है अलग अलग जगह पे, जैसे कि देखो अभी मैंने बोला था ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, हम ना थोड़ा सा नाम लिखवा देंगे, ठीक है, कौन से एएस में क्या बोला गया है, अगर कभी पूछ ले तो शॉर्टकट में। तो यहाँ पर ये देखो, अगर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का बात करें, जो कि मैंने यहाँ पर बोला था प्रिंसिपल में आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये कौन से एएस में बोल रखा है, ये बोल रखा है AS2 में। हम थोड़ा सा 8-10 पॉइंट लिखवा देंगे, ठीक है। अब तुम लोग एक दो आंसर लिखोगे, मतलब एक दो एग्जाम्पल लिखोगे तो भी होगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर क्या होता है, AS2 फॉलो होता है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए AS2 फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब अगर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का बात करें, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे करके डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड क्या करना है नहीं करना है, उसके बारे में हमें बताता है AS10, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि अलग अलग एंटरप्राइज क्या क्या एएस फॉलो कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए AS2 फॉलो करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन के लिए AS10 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट्स इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये AS9, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होता है ना, उसके लिए भी AS बना हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर लोग अपना प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक साल में कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं होता है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1 ईयर का होता है। अब हर साल का प्रॉफिट तो दिखाना पड़ेगा, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म नहीं हुआ, जैसे कि बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का, डैम वगैरह बनाने का, ठीक है, तो इसमें तो काफी टाइम लगता है, 2 साल 3 साल लग जाता है, 4 साल 5 साल भी लग सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि प्रॉफिट को कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि प्रॉफिट तो तब पता चलेगा जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, एज ए कॉन्ट्रैक्टर तो काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो AS9 उसके लिए हमें गाइड करता है कि कैसे करके हमें इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो जो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इसका पूरा कैलकुलेशन पढ़ोगे, और इसका AS भी है, AS9, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है। नेक्स्ट,
ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्शन। कैसे करके एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, इसके लिए होता है AS7। अच्छा, नेक्स्ट होता है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को कैसे वैल्यू करें, या फिर PPE भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हो गया AS10। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करें, तो जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि CA में होता है, CMA में नहीं है ये वाला, या फिर CS में भी नहीं होता है, तो CA वालों को ये करना पड़ता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वहां पर ये सारा चीज हम बोलते हैं कि किस तरह से कौन सा वैल्यू होगा। तो ये कहाँ से हम बोलते हैं, ये जब हम पढ़ाए थे तब भी मैंने बोला था कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये कौन से AS फॉलो होता है, AS13, ठीक है, यहाँ पर फॉलो होता है AS13। अच्छा, 7th नंबर में फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। फॉरेन करेंसी कन्वर्जन और ट्रांसलेशन, इसके लिए जो बनाया गया है वो है AS11, ठीक है। अच्छा, 8th नंबर ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो तुम लोग टैक्स में पढ़ते हो, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए AS15, ठीक है। अच्छा, और एक दो लिखवा देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट को कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए हो जाएगा AS26 और ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, उसके लिए AS29, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नाम लिखवा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग को सारा चीज लिखना पड़ेगा। जैसे देखो क्वेश्चन आया कि व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, तब तुम लोग क्या बोलोगे, यहां से यहां तक बता दिया लैंग्वेज में कि अकाउंटिंग पॉलिसीज होता क्या है, फिर बता दिया कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, यहां पर भी बताया गया है कि स्पेसिफाइड प्रिंसिपल को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री का मैटर, इसके लिए कौन सा एस बना हुआ है, इसके लिए तुम लोग बोल सकते हो, इसके लिए एस बना हुआ है AS2, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब नाउ यहाँ पर मेथड्स भी बोला था, मेथड्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। मेथड्स का मतलब ये सब जो होता है ये मेथड्स होता है, ठीक है। अब कौन से प्रिंसिपल के लिए कौन सा एस बना गया, उसका मैंने एक छोटा सा ऐसे ही लिस्ट दिया है, ठीक है। तुम लोग यहाँ से एक दो एग्जाम्पल लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं है। और यहाँ पर मैंने हेडिंग कर दिया एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड बाय डिफरेंट एंटरप्राइज। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा AS9, ठीक है, AS9 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है कोई ऑर्गेनाइजेशन ने, उनको AS13 फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे जब बैकवर्ड हम में लोग। हम्म, हाँ होएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, मतलब ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज बोल के भी हम लोग लिख सकते थे, व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस अकाउंटिंग पॉलिसीज को जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो हमें कौन कौन सा चीज जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स to be considered while selecting accounting policy, ठीक है। अगर
अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या क्या फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्राइमरी एक प्राइमरी कंसिडरेशन, ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी कंसिडरेशन। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है प्राइमरी कंसिडरेशन और दूसरा है सेकेंडरी कंसिडरेशन। प्राइमरी मतलब जो मेन हो गया, ठीक है, सेकेंडरी मतलब उसके साथ साथ, ठीक है। तो कंसिडरेशन, हमें दो कंसिडरेशन फॉलो करने के लिए बोला गया है। एक है प्राइमरी कंसिडरेशन और दूसरा है हम लोग का सेकेंडरी कंसिडरेशन। अब प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होता है, देखो, प्राइमरी कंसिडरेशन का मतलब हो गया, यहाँ पर लिखते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी किस चीज का बात हो रहा है, बैलेंस शीट का, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब किस चीज का बात हो रहा है, बैलेंस शीट। इसको फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है। बैलेंस शीट से हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब किसका बात हो रहा है, बोलो। परफॉर्मेंस मतलब कहाँ से परफॉर्मेंस पता चलता है, जैसे कि पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलता है, तो परफॉर्मेंस किससे पता चलता है, अरे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परफॉर्मेंस का मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैसे बिजनेस चल रहा है, वही तो परफॉर्मेंस है। तो वही चीज हो गया ना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो, प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है कि हम लोग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए, चाहे वो रिगार्डिंग बैलेंस शीट हो, ठीक है, चाहे वो रिगार्डिंग बैलेंस शीट हो, चाहे वो रिगार्डिंग हमारा परफॉर्मेंस हो। अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहे, ठीक है, वो एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, हम समझा रहे, लेकिन ये लिख के रख देंगे तुम लोग के ही हेल्प के लिए। तो यहाँ इसके नीचे जो एग्जाम्पल बना रहे हैं ना, उसको तुम लोग को एग्जाम में करके दिखाना नहीं पड़ेगा। जब तुम लोग को पूछा जाएगा कि फैक्टर्स बता दो क्या क्या है, तब तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो लिखवाएंगे ना, प्राइमरी सेकेंडरी, बस उतना सा लिखने से ही होगा। ये जो अभी एग्जाम्पल करवाएंगे ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, ठीक है। अब देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बोला कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पे हम लोग वैल्यू करते हैं किसको, स्टॉक को, यानी इन्वेंट्री को। विच एवर इज लोअर, इस पे क्या वैल्यू होता है, हम लोग का इन्वेंट्री वैल्यू होता है, इन्वेंट्री वैल्यू होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का इन्वेंट्री वैल्यू होता है। अब समझते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे मान लो एक एसेट का, सॉरी, एक स्टॉक का कॉस्ट मान लो है 100 रुपीज, ठीक है, और एनआरवी मान लो उसका है 110, ठीक है। तो हमें किस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर कॉस्ट है 100 और एनआरवी है 110, तो हमें किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब इसको हम लोग कहाँ का रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि वैल्यू कर रहे हैं, कब करेंगे, वैल्यूएशन, जब हमारा ईयर एंड होगा। तो रिकॉर्ड इसको किस पे करेंगे, दो जगह पे कर सकते हैं, बैलेंस शीट पे भी करेंगे और हम लोग ट्रेडिंग पीएल में भी करेंगे। तो मुझे बोलो इसको हम लोग कितने में रिकॉर्ड करें, कॉस्ट पे, मैंने हाँ 100 मतलब, हाँ 100 मतलब हम लोग 100 में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, यहां पर बनाते हैं ट्रेडिंग, ठीक है, हम ट्रेडिंग नहीं लिख रहे, जस्ट समझा रहे हैं। अब मान लो हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक लिखा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग को वैल्यू करना चाहिए था 100 से, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इस क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दिया। मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम होगा अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं कि जो प्रिंसिपल है, जो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, हम लोग विच एवर इज लोअर नहीं, हम लोग विच एवर इज हायर करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोगों ने सिलेक्ट जब किया अकाउंटिंग पॉलिसीज को, तब हम लोगों ने प्राइमरी कंसिडरेशन को कंसीडर किया ही नहीं। ये प्रूव हो जाएगा कैसे, देखो यहां पर हमें बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो हमारा जीपी कितना आ सकता है, जैसे मान लो यहां पर, सपोज यहां पर है हम लोगों का
80 रुपीज, ठीक है, ये कर देते हैं टू एक्सपेंस बोल के 180 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाई सेल्स बोल के मैंने लिख दिया, बाई सेल्स बोल के मैंने यहाँ पर मान लो लिख दिया है 100, ठीक है। तो यहाँ पर जीपी कितना आ जाएगा, ये हो गया 200 और यहाँ पर भी 200, तो यहाँ पर जीपी आ गया 20 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बाकी चीज को हम लोग कांस्टेंट रख देंगे। यहाँ पर बाई सेल्स, सेल्स भी हम लोग मानते हैं इतना ही है, टू एक्सपेंस यानी परचेज वगैरह, ठीक है, एक्सपेंस मतलब परचेज वगैरह, मैंने और डिटेल्स में नहीं दिखाया इसे, परचेज तुम लोग चाहो तो इसे लिख लो परचेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें ये कंसेप्ट समझने से मतलब है। यहाँ पर 100 रुपीज के जगह अगर हम लोग 110 कर लेते, 100 तो दिखाया ही था मैंने, ये सही बना है, ये सही बना है, ये हम बोल रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड किया है। लेकिन अगर हम लोग कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखेगा। कैसे नहीं दिखेगा? अब यहाँ पर जीपी कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 210 और यहाँ पर भी 210। अब जीपी कितना आएगा बताओ, जीपी कितना आ जाएगा 30 रुपीज, ठीक है, जीपी 30 रुपीज आ गया। तो ये दोनों जीपी में फर्क कितना आ गया, ये और ये जो जीपी है इसमें फर्क कितना आ गया, 10 रुपीज का, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो है वो 10 रुपीज से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। गलत क्या हुआ है, रॉन्ग क्या हुआ है, 10 रुपीज से प्रॉफिट जो है ये हम लोगों का ज्यादा दिख रहा है। अब ये बात गलत क्यों है, ये बात गलत इसीलिए है क्योंकि सेकेंडरी, जब हम लोग सेकेंडरी कंसिडरेशन देखेंगे तो उसमें पहला पॉइंट होता है प्रूडेंस, ठीक है, जो तुम लोग 11 में भी पढ़ते हो, ठीक है, अभी शायद याद नहीं भी है तो हम बोलते हैं याद हो जाएगा। प्रूडेंस जो पैटर्न होता है ना, अकाउंट्स प्रूडेंस के हिसाब से चलता है। प्रूडेंस का मतलब क्या होगा, अगर हम लोगों का फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो हम लोग अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छे से सुनो, अकाउंट्स हमें क्या बोल रहा है, फ्यूचर में तुम्हारा कुछ प्रॉफिट होगा उस अभी मत रिकॉर्ड करो, जब होगा तब होगा, ठीक है। लेकिन मतलब बोल सकते हो कि इंसान ने ये अकाउंट्स बनाए ना, तो इंसान अपने हिसाब से इसको सोच लिया। जैसे मान लो हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ बुरा हो या ना हो हम लोग पहले से ही डर जाते हैं, ठीक है, कि नहीं खराब ही होगा, ऐसे सोच लेते हैं। मतलब पॉजिटिव चीजें कम आते हैं दिमाग में, नेगेटिव ज्यादा आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी वही चीज है, देखो याद रहेगा इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल दिया। प्रूडेंस में क्या होता है, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है उसको आज रिकॉर्ड मत करो, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है रिकॉर्ड कर दो, इसे बोलते हैं प्रूडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या हो गया, इस स्टॉक को हम जब फ्यूचर में बेचेंगे तब मुझे 110 रुपए जो है इससे मिलेगा, रिकवरी होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो फ्यूचर में रिकवरी होगा, आज तो रिकवरी नहीं हुआ है, तो 110 रुपए 110 में रिकॉर्ड करने का मतलब ये हो जाता है कि हम 10 रुपए प्रॉफिट जो मेरा अनरियलाइज्ड है, अभी फ्यूचर में रियलाइज्ड होने वाला है, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। इसी वजह से ये मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, तो इसीलिए बोला जाएगा कि हम लोगों ने प्राइमरी कंसिडरेशन को ही नहीं फॉलो किया, जबकि हमें ये सारा चीज को फॉलो करना है। जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग अपने मन से ये नहीं बोल सकते विच एवर इज लोअर की जगह विच एवर इज हायर को रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो फिर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। अच्छा, ये हो गया, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो प्रूडेंस का मैटर है वो फॉलो नहीं होगा। और एक तरीके से भी इसको एक बार एनालिसिस करके बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि कॉस्ट है, फिर से ऐसा ही एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस्ट है हम लोगों का यहाँ पर 100 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट है 100 रुपीज और एनआरवी है हम लोगों का फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, किस में रिकॉर्ड करेंगे बोलो, रूल्स के हिसाब से बोलो किस में रिकॉर्ड एनआरवी। करें, एनआरवी, क्योंकि वो लोअर है 80 में रिकॉर्ड करेंगे। देन हम लोगों का ये जो ट्रेडिंग है वो कैसे दिखेगा, ये देखो यहाँ पर मान लो ये 180 ही है, ठीक है, यहाँ पर मैंने 100 दिखा दिया और ये क्लोजिंग स्टॉक मान लो मैंने 80 दिखाया जो दिखाना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया 180। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अदरवाइज प्रॉफिट नहीं दिखेगा। इसको मान लो कर लेते हैं 150, 230, ये 50 हो गया, ठीक है, ये सही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड किया। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे नहीं हमें वैसा रिकॉर्ड करना नहीं है, हम लोग इसको रिकॉर्ड कर देते हैं
100 पे ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 250, ठीक है, ये हम लोगों ने 250 दिखा दिया। यहाँ पर भी हो जाएगा 250, और ये माइनस करने से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ना, शायद नहीं, कितना आ रहा है देखो तो, 70 आ रहा है ना, माइनस करने से 70 आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट 50 रुपीज रिकॉर्ड हुआ, और यहाँ पर प्रॉफिट जो है 70 रुपीज रिकॉर्ड हुआ, यानी 20 रुपीज का प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिख रहा है, मतलब गलत के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि गलत ये है कि हम लोग 100 में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा 20 रुपीज का प्रॉफिट जो है हम लोग का ज्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का 20 रुपीज का प्रॉफिट जो है कम दिख रहा है। अब इसको एनालिसिस करते हैं, देखो अब ये अगर हमें एनआरवी 80 रुपीज ही देगा, फ्यूचर में स्टॉक को अगर हम लोग बेचेंगे तो ये हमें 80 रुपीज देगा, मतलब हमारा ये स्टॉक लॉस में चल रहा है, क्योंकि इसको हम लोगों ने 100 में खरीदा था, इस स्टॉक को हम लोगों ने 100 रुपीज से खरीदा था, तभी तो इसका कॉस्ट 100 बोला है, लेकिन ये फ्यूचर में 80 रुपीज में बिकेगा, यानी मेरा 20 रुपीज का लॉस हो रहा है, यानी इस स्टॉक को जब हम फ्यूचर में बेचेंगे तो मेरा 20 रुपीज का लॉस होगा। तो प्रूडेंस नेचर हमें क्या बताता है, अगर एंटिसिपेटेड लॉस है तो आज ही रिकॉर्ड करो। तो देखो आज ही रिकॉर्ड हो गया, मैंने मेरे प्रॉफिट को कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड किया, कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट 70 दिखेगा, जबकि मैंने इसको एनआरवी में रिकॉर्ड किया, यानी फ्यूचर में जो मेरा 20 रुपीज का लॉस होने वाला था, ये पैटर्न फॉलो करने से वो रिकॉर्ड हो गया, मतलब प्रूडेंस मेंटेन हुआ। प्रूडेंस मेंटेन नहीं होगा तो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। तो हमारा लॉस, एंटिसिपेटेड लॉस आज ही रिकॉर्ड होना चाहिए, हो गया। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, यहां पर बेचेंगे तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट अभी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट अभी रिकॉर्ड किया भी नहीं है, ठीक है। तो सीधा बात है, अगर फ्यूचर में कुछ खराब होगा तो आज ही सोच लो हाँ खराब होगा, और अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा तो जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा हो गया है मैटर, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर हम लोगों का प्रॉफिट होने वाला है तो उसको फ्यूचर में ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ लॉस होने वाला है उसे आज ही रिकॉर्ड कर दो। जब हम लोग इसको 80 में रिकॉर्ड करें, सोचो 80 लेकिन आज का वैल्यू नहीं है, 80 आज का वैल्यू तो 100 ही है, ये हमारा एक एजम्पशन है कि इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80 रुपीज होगा, लेकिन वो तो फ्यूचर में होगा ना। तो हम लोग 80 से आज ही रिकॉर्ड कर दिया, और हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 20 कम दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का पिछले साल नेक्स्ट ईयर जाके हम लोगों का 20 रुपीज का लॉस होने वाला है, ठीक है। तो ये होता है प्रूडेंस नेचर, तो प्रूडेंस नेचर फॉलो होगा तभी हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा। तो ये मैंने वही लिखा था, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये दिखना चाहिए, ये हमारा प्राइमरी कंसिडरेशन है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज द प्रूडेंस, ठीक है, प्रूडेंस का मैटर फॉलो करना पड़ेगा। अब हम प्रूडेंस लिखवा देते हैं यहाँ पर, ये करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, मतलब अभी ऑब्वियसली करो, एग्जाम में ये नहीं लिखना है। एग्जाम में अगर बोलेगा फैक्टर्स बताओ अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने का, तब प्राइमरी सेकेंडरी दो पार्ट में डिवाइड करना है तुम लोग को, प्राइमरी में ये लिखना है, सेकेंडरी में 3 है वो बताते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी का पहला तो मैंने अभी बताया ही है, ठीक है, तुम लोग को अभी अभी बताया, दैट इज प्रूडेंस, यहाँ पर लिखते हैं। और प्रूडेंस का मतलब भी बताया, बस लिखवा देते हैं, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, profits are not anticipated। हम लोग एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में देखा जाएगा, उसके लिए आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे 100 का चीज 110 में बिकेगा तो पता है फ्यूचर में जाके 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें बोल रहा है कि नहीं 10 रुपए के प्रॉफिट को बुक मत करो, इसका मतलब हमें इसको 100 में दिखाना पड़ेगा, तब 10 रुपए का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम बुक होगा, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है कि प्रॉफिट को हमें क्या करना है, प्रॉफिट आर नॉट एंटिसिपेटेड, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट आर नॉट एंटिसिपेटेड, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड। जब प्रॉफिट मिलेगा ना तभी रिकॉर्ड करो, उसके पहले मत करो। अच्छा, तो नॉट नेसेसरीली इन कैश,
जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट जो है वो कैश में ही हमें रियलाइज हो गया है। जैसे देखो ये भी होता है ना, जैसे अगर हम लोग किसी साल सेल करते हैं, तुम लोग ट्रेडिंग में जो बाई सेल्स लिखते हो ये पूरा कैश सेल है ऐसा जरूरी नहीं है, ये क्रेडिट सेल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी तो हम लोग लिखते हैं ना। मतलब प्रॉफिट अभी भी कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, मिल जाएगा, डेटर जनरेट हुआ है, मिल जाएगा, लेकिन हम लोग चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर इस साल का सेल्स है तो। अगर इस साल का सेल्स है तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिटेबल सेल है मतलब प्रॉफिट लगा के बेचा गया है तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो। इसीलिए जब हम लोग बाई सेल्स लिखते हैं यहाँ पर तुम लोग का कैश भी आता है एज वेल एज क्रेडिट भी आता है, और उसी के रिगार्डिंग जीपी भी बुक होता है। वही चीज बोल रहा है, दो नॉट नेसेसरीली इन कैश, जरूरी नहीं है कि वो कैश में ही हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग ये प्रॉफिट्स लिखा है, इसके बाद हम लिखेंगे लॉस के बारे में, प्रूडेंस नेचर में लॉस के बारे में लिखेंगे। तो लॉस का क्या लिखेंगे, लॉस में हम लोग लिखेंगे प्रोविजंस। Provisions should be made for all known losses even though exact amount is not यहां से लिख रहे हैं is not ascertainable and only an estimate of the amount can be made। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया आगे पीछे, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया था बोल के, तुम लोग ठीक से लाइन बाय लाइन लिख लो, हम एक बार पढ़ के बता देते क्या लिखा है। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल नोन लॉसेस, ठीक है, हर एक लॉसेस के लिए हमें प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, इवन दो एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट एसर्टेनेबल एंड ओनली एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट कैन बी मेड, ठीक है। अगर हम लोग एसर्टेन कर पा रहे कितना लॉस है तो भी प्रोविजन करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एस्टिमेटेड बेसिस पे एसर्टेन करके हम लोग उसे प्रोविजन बनाएंगे। मतलब अगर एग्जैक्टली वैल्यू कर पा रहे हो कितना लॉस है तो भी प्रोविजन बनाओ, अगर एग्जैक्टली वैल्यू नहीं कर पा रहे हो तो एस्टिमेट करके बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि 80 में बिकेगा तो फिर पता चल रहा है 20 का लॉस है, ठीक है, ये हम लोग एसर्टेन कर पाए तो हमें 20 से प्रॉफिट को कम दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट को कम दिखाने का मतलब ये हम लोग लॉस को दिखा रहे हैं, यहाँ पर लॉस बुक कर रहे हैं। वैसे तो ये 100 रुपए का स्टॉक है, ये तो नेक्स्ट ईयर बिकेगा ना, अभी तो नहीं बिकेगा, तो प्रॉफिट तो 70 दिखाना चाहिए, नहीं, एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरह से हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोविजन बना लिया कि हाँ 50 रुपीज यहाँ पर प्रॉफिट दिखाएंगे, 20 रुपीज का लॉस हो रहा है, ये हो गया प्रूडेंस बेसिस। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या फॉलो करना पड़ेगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये वाला 3 पॉइंट होगा, देखते हैं यहाँ पर अगर नहीं होगा नेक्स्ट पेज में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये क्या होता है, देखो ये भी इंटरेस्टिंग बात है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है। तुम लोग हायर परचेस करे हो, ठीक है, हायर परचेस किए हुए हो, क्लास मैंने करवाया है, हायर परचेस में क्या होता है, और नहीं भी किए हो तो अभी बता देते, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। देखो हायर परचेस में क्या होता है, हम लोग अगर कुछ एसेट खरीदते हैं, जैसे मान लो कि अगर किसी ने एक गाड़ी खरीदा है, ठीक है, मान लो एक कार खरीदा है, ठीक है, ये मान लो एक यहाँ पर इस पर्सन से खरीदा गया है, मिस्टर ए से कार खरीदा है किसने, मिस्टर बी ने खरीदा है, लेकिन कैसे खरीदा है, बोल रहे मेरे पास मान लो ये कार जो है ये 5 लाख का है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 5 लाख पूरा दे देंगे, ठीक है, हम ये पैसा आपको 10 इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक है, और मिस्टर ए जो है वो एग्री हो गए, ठीक है। तो 10 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, ये सुनने में इंस्टॉलमेंट लग सकता है लेकिन बेसिकली ये है हायर परचेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लीगल ओनरशिप जो है ना वो मिस्टर ए के पास ही रहता है, लीगल ओनरशिप वो मिस्टर ए के पास रहता है, तो मिस्टर बी के पास क्या रहेगा, मिस्टर बी के पास गाड़ी चला जाएगा, उनको तो गाड़ी दे दिया जाएगा कि आप लेके जाओ और पैसा देते जाओ, जैसे आपने बोला है कि आप 10 इंस्टॉलमेंट में पे कर दोगे, इन्होंने बोला था कि हम 10 इंस्टॉलमेंट, बेसिकली ये हायर चार्ज होता है, 10 इंस्टॉलमेंट में हम पे कर देंगे, ठीक है। तो फिर इनके पास क्या आता है, इनके पास आता है पोजीशन,
ठीक है, इनके पास गाड़ी का पोजीशन आ जाता है, बट ओनरशिप इनके पास है, लीगल ओनरशिप इनके पास ओनरशिप नहीं है, इनके पास है पोजीशन। अब ये गाड़ी को यूज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी को यूज कर पाएंगे, लेकिन ओनरशिप इनका नहीं आएगा। अब बताओ, ये अपना जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, मिस्टर बी जो अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्या उसमें वो अपने इस कार को रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, तुम लोगों ने तो क्वेश्चन किया है हायर परचेज का, क्या ये कार को वो रिकॉर्ड करके डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो लगाना चाहिए फिक्स्ड एसेट में? मिस्टर बी का तो है नहीं ये गाड़ी, लेकिन क्या ये कार को रिकॉर्ड करते हैं अपने बैलेंस शीट में? और अगर करते हैं तो कितने से करते हैं, और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ। ম্যাম পজিশন না থাকলে তো তাহলে এটা রেকর্ডে আসবে না। না, পজিশন তো আছেই, হায়ার পারচেসে তো পজিশন তো হচ্ছেই না। তো তুমি আজকে হায়ার হ্যাঁ পারচেসে কোনো একটা গাড়ি কিনবে, তোমাকে গাড়িটা দিয়ে দেবে তো ইউজ করার জন্য, মানে হ্যাঁ তোমার রাখার হ্যাঁ অধিকারটা দিয়ে দিল। তো মানে ব্যালেন্স ব্যালেন্স শিটে রেকর্ড হবে আসবে কিনা? আসবে ব্যালেন্স শিটে আসবে, রেকর্ড हाँ হবে। हाँ, तो ये गाड़ी को अपना 5 लाख से रिकॉर्ड कर देंगे, सही बोले हो, ठीक है। হ্যাঁ गाड़ी को 5 लाख से रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, अब देखो, क्या इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? हाँ, करना पड़ेगा, फिक्स्ड হ্যাঁ एसेट लिए हो করবে। तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा। अब जो भी एक डेप्रिसिएशन जो है अपना चार्ज करते जाएंगे, ठीक है। अब अगर इन द मीन टाइम गाड़ी में कोई रिपेयर्स हुआ तो वो कौन पे करेगा? इन द मीन टाइम गाड़ी में मान लो कोई रिपेयर्स का जरूरत हुआ तो रिपेयर्स तो करवाना पड़ेगा, कौन करवाएगा रिपेयर्स? যে পজিশন হোল্ড করছে সেই রিপেয়ার্স পে করবে। हाँ, अब ये मिस्टर ए को तो जाके बोल नहीं सकते कि भाई मेरा लीगल ओनरशिप नहीं है, मेरा तो पोजीशन है, गाड़ी रिपेयर्स मांग रहा है तो आप करवा दीजिए, ऐसा बोल नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा चलेगा नहीं, ठीक है। रिपेयर्स इसका है। अच्छा, अब अगर ये गाड़ी को मान लो रिपेयर्स, यानी जो मतलब रिपेयर्स हो गया या कोई भी डैमेज हुआ, ठीक है, पोजीशन के टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि इनको ओनरशिप कब मिलेगा? जब ये अपना 10 इंस्टॉलमेंट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ रिस्क, रिपेयर्स क्यों, कोई भी किसी भी तरह का रिस्क है वो इन्हीं पे जाएगा। जैसे मान लो बाई चांस छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो भी जो रिपेयर्स होगा या फिर नॉर्मल जो सर्विसिंग होगा, ठीक है, एनी काइंड ऑफ रिस्क जो है वो मिस्टर बी को बिलोंग करेगा। उसके साथ साथ मान लो वो ये गाड़ी को जो है भाड़े में भी लगा दिए, लाइक ओला उबेर ये सब में लगा दिए, तो इससे जो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, जो रिटर्न मिल रहा है वो किसका होगा फिर? अगर ये गाड़ी को भाड़े में चला रहे हैं तो भाड़ा आ रहा है, एक अर्निंग हो रहा है, तो वो अर्निंग भी किसको जाएगा? मिस्टर बी को या मिस्टर ए को? मिस्टर बी को। मिस्टर बी को ही जाएगा, ठीक है। तो रिस्क एंड रिटर्न है ना, एनी रिस्क और रिटर्न, और नहीं, इसको एंड लिख देते हैं, एंड रिटर्न दोनों बिलोंग्स करेगा किसको? मिस्टर बी को, ठीक है। जबकि ये लीगल ओनरशिप में नहीं है, इनके पास सिर्फ पोजीशन है। तो देखो, एक ओनर की तरह ही इनका काम हो रहा है। ओनर की तरह कैसे हो रहा है? ओनर की तरह ये गाड़ी को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अपने बैलेंस शीट में, ओनर की तरह ये रिस्क भी बेयर कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह का रिपेयर, एक्सीडेंट कुछ भी हुआ तो इन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ठीक है। अगर कुछ रिटर्न ये जनरेट करवा रहे हैं उस गाड़ी को यूज करके तो भी ये इन्हीं के पास बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली हम लोग जब कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसके एक्चुअल ओनरशिप पे करते हैं। देखो, ये सारा ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि लीगल ओनर ये है, लेकिन ये सब रिकॉर्ड ये थोड़ी ना करेगा, ये कभी नहीं करेगा। ये किस चीज का रिकॉर्ड करेगा? मैंने एक गाड़ी बेच दिया, मुझे ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला, मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल गया, थर्ड मिल गया, फोर्थ मिल गया, इनको बस यही रिकॉर्ड करना है। गाड़ी का क्या हो रहा है वो इनको रिकॉर्ड करना नहीं, ना तो इनको रिपेयर्स का खर्चा देना है, ना तो इनको रिटर्न में कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, तब हम लोग कैसे करते हैं? एक्चुअल ओनरशिप के बेसिस पे, एक्चुअल ओनरशिप एंड नॉट इट्स लीगल फॉर्म। तो लीगल फॉर्म मायने नहीं रखता है, ठीक है, एक्चुअल ओनरशिप ही मायने रखता है, नॉट इट्स लीगल फॉर्म। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोला जाता है इसको, ठीक है। तो रियलिटी, इसको एक एक लैंग्वेज में बोल सकते हो, इसको एक लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं रियलिटी ओवर लीगलिटी। इस पॉइंट को हम लोग इस तरह से समरी भी कर सकते हैं कि रियलिटी ओवर लीगलिटी। लीगलिटी हमें ये बता रहे हैं, बट रियलिटी तो ये है कि यूज ये कर रहा है, रिकॉर्ड ये कर रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज मिस्टर बी कर रहे हैं, रिस्क इनका है, रिटर्न इनका है। तो रियलिटी ओवर लीगलिटी के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हमें ये भी फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंसिडरेशन का सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब इसको लिखवा देते हैं, जो भी अभी तक मैंने समझाया उसको हम लिखवा देते हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा करके ही लिखना पड़ेगा। transactions and events should be judged based on their legal form। ठीक है, लीगल फॉर्म। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे करके ना एग्जाम्पल ये हायर परचेज वाला दे सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, हायर परचेजर ट्रीट्स एसेट, हायर परचेजर ट्रीट assets as his own and also provide depreciation। ठीक है, ये अपना एसेट की तरह ट्रीट करते हैं और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। अगर अपना एसेट ट्रीट नहीं करते तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं कर पाते ना। अपने एसेट के लोगों के एसेट पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये थोड़ी ना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हायर परचेज में वही बोला जाता है कि आपका भले ही लीगल पोजेशन ओनरशिप नहीं आया, ओनली पोजेशन है, फिर भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और एकदम एंड वाला पॉइंट जो कि यहाँ जगह नहीं है, तुम लोग का जगह है तो यहाँ पर ही लिख दो। ठीक है, तो तुम लोग का एक ही जगह एक ही पेज में रहेगा, मेरा नहीं है। हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये लिखने का जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट जो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका लिखेंगे मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी क्या होता है, देखो, मेटेरियलिटी का मतलब होता है कि जो मतलब कोई अगर डिसीजन ले रहा है, ठीक है, कोई अगर कोई यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, कोई यूजर्स, जैसे मैंने बोला कि यूजर्स दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर किसी एक डिसीजन से, मतलब किसी एक इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करके अगर किसी यूजर्स का, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल यूजर हो, उसका डिसीजन चेंज हो सकता है, उसका अगर डिसीजन ही चेंज हो सकता है, इस तरह के फैक्ट को मेटेरियल फैक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई मेटेरियल फैक्ट है तो वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट, ठीक है, मतलब ऐसा कोई पार्ट ऑफ एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कोई पार्ट ऑफ एक्टिविटी जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी यूजर्स के डिसीजन को वो चेंज कर सकता है, इसको बोलते हैं मेटेरियलिटी। ठीक है, ये पॉइंट होता है मेटेरियलिटी। बताते हैं कैसे लिखोगे, देखो यहां पर लिखते हैं, दैट amount which can change the decision of a users of a accounting information। ठीक है, ऐसा कोई फैक्ट जो इतना ज्यादा मेटेरियल है कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कोई यूजर यूज कर रहा है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, ऐसा कोई मेटेरियल फैक्ट है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई एक कंपनी ने एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट का एसेट खरीद लिया, अपना जो कैपिटल था उसका एक ह्यूज अमाउंट किसी एक एसेट को खरीदने में लगा दिया। मान लो उसने काफी महंगा एक बिल्डिंग खरीद लिया। ठीक है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा मेटेरियल फैक्ट हो सकता है। जैसे मान लो कंपनी का अगर एसेट, कंपनी के पास कैपिटल है मान लो 20 करोड़, ठीक है, कंपनी ने उससे मान लो एक लैंड खरीद लिया 20 करोड़ का, तो ये ऑब्वियसली एक मेटेरियल फैक्ट होगा। फिर यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, और अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, तो फिर डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा ना। डिस्क्लोज नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये देखो वही लिखा है, दैट अमाउंट विच कैन
चेंज द डिसीजन ऑफ ए यूजर्स ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटेरियलिटी। अच्छा, अब ये वाला हो गया। ये हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है। ठीक है, फिर पॉलिसीज का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई, उस प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए मेथड्स होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पढ़ा कि हम लोग जब प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो हमें इस पूरे पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया। प्राइमरी कंसिडरेशन से पहला मेन जो कंसिडरेशन है वो हमारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट, सॉरी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारा हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू इन सेंस ऑफ जो है बैलेंस शीट सही दिखना चाहिए, पीएल स्टेटमेंट सही दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये सब सही कब दिखेगा, अगर हम लोग प्रूडेंस फॉलो करेंगे। प्रूडेंस क्या बोलता है, प्रूडेंस ये बोल रहा है कि प्रॉफिट अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में ही रिकॉर्ड करो, जब होगा तब रिकॉर्ड करना, अभी से नहीं करना। ठीक है, और लॉस जो है, लॉस अगर फ्यूचर में होगा तो आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो प्रूडेंस फॉलो होना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, भले ही लीगलिटी एक मैटर है, लेकिन लीगलिटी से रियलिटी ज्यादा बड़ा बात है। ठीक है, तो रियलिटी अगर कुछ और है और लीगलिटी कुछ और है तो हमें रियलिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है वो एक्चुअल ओनरशिप में रिकॉर्ड करते हैं रेदर देन लीगल फॉर्म। ठीक है, और मेटेरियलिटी फैक्ट मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है अमाउंट कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर ऐसे किसी भी तरह का एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसके यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूज कर रहे हैं उनका कोई डिसीजन में चेंज आ सकता था, तो फिर उन्हें ये चीज को डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दैट अमाउंट विच कैन बी चेंज द डिसीजन ऑफ ए यूजर्स ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर लिख देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मेटेरियल आइटम्स। ठीक, सारे मेटेरियल आइटम्स को डिस्क्लोज कर देना चाहिए, और ये पॉइंट लेकिन यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये फैक्टर्स हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्लोजर। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ম্যাম নেক্সট কোশ্চেন এটা। নেক্সট পয়েন্ট, মানে হ্যাঁ এইভাবে আসতে পারে যে অ্যাকাউন্টিং পলিসিস ডিসক্লোজ কিভাবে হবে। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পেরে যাবে কিভাবে আসবে, আমি কোয়েশ্চেন করালে বুঝতে পারবে। এটা অ্যাকচুয়ালি পুরো জিনিসটা সামারি, যে AS1 আমাদেরকে কি কি বলে। তো AS1 আমাদেরকে এটা বলে কি আমরা যদি অ্যাকাউন্টস প্রিপেয়ার করি তাহলে আমাদের কিছু পলিসি নিয়ে চলতেই হবে। ঠিক আছে, সেই পলিসিটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, কি প্রিন্সিপাল আছে সেটাও বলে, এটার পয়েন্ট একটা পড়লাম। আর যখন পলিসিগুলো সিলেক্ট করব তাহলে কোন কোন ফ্যাক্টরস গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এরপরে আমরা যেটা পড়ছি কি ডিসক্লোজার অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসিস। ঠিক আছে, তো এটাও আসতে পারে পয়েন্ট হিসেবে কি AS1 এর ডিসক্লোজার অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসিস কিভাবে হয় বলো। তো এটা আমি নেক্সট পয়েন্ট হিসেবে করছি, আমি প্রশ্ন আর কিছু লিখলাম না, মানে হেডিং করে দিচ্ছি, ডিসক্লোজার অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসিস। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसीज लेकिन हम लोगों ने पढ़ लिया स्टार्टिंग में ही। पॉलिसीज का मतलब क्या हो गया, पॉलिसीज मतलब प्रिंसिपल्स और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का मेथड। अब हमें इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्लोज मतलब बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in the preparation and presentation of the financial statement should be disclosed at one place to facilitate
better understanding of the financial statement of the financial না ফেসিলিটিটা কি লিখেছেন? FACI ডাবল L FACILLITATE facilitated better understanding of the financial statements. এটা डबल है। अच्छा देखो क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statement। पहले तो बोला कि accounting policies फॉलो करना पड़ेगा, फिर बताया गया कि पॉलिसी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स, और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए दिया गया मेथड। फिर बोल रहा है जब हम लोग इस तरह के पॉलिसीज को सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी कंसिडरेशन, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा ट्रू फेयर व्यू दिखाएगा। सेकेंडरी में क्या था, सेकेंडरी में हम लोग का 3 पॉइंट था, एक था प्रूडेंस, दूसरा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और तीसरा था मेटेरियलिटी। अब बोल रहा है कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा हम लोगों ने क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, देखो ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ठीक है आप लोगों ने रूल्स वूल्स सब फॉलो किया है, ठीक है, लेकिन बताइए क्या रूल्स फॉलो किया है। शुड बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस टू द फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजर्स होंगे उनको ये पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किया है। जैसे कि किस तरह से वैल्यू किया गया है स्टॉक को, फीफो में, वेटेड एवरेज में, या फिर किस तरह से डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, क्या एसएलएम फॉलो किए हो या डब्ल्यूटीवी फॉलो किए हो, तो ये सारी चीजों को डिस्क्लोज करना है। लेकिन उसके साथ और एक कंडीशन भी है, एट वन प्लेस। ठीक है, ऑल एट वन प्लेस मतलब एक ही जगह पे करना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज जो है, मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना हुआ है, एक मान लो पेज नंबर 10 में है तो दूसरा पेज नंबर 100 में है, ऐसा नहीं चलेगा। सारे पॉलिसीज जो भी लिए गए हैं रिगार्डिंग स्टॉक वैल्यूएशन हो, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन हो या कुछ और हो, सभी को एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि यूजर्स को इजीली वो पढ़ के समझ में आ जाए कि ये क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज इन्होंने या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया है। ठीक है, अब इसके बाद इसके नीचे हम लोग एक छोटा सा नोट लिख लेंगे। ठीक है, नोट क्या है, नोट ये है कि डिस्क्लोजर of accounting policies is not a remedy for wrong treatment। मतलब जैसे हम लोगों ने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर फॉलो नहीं किया, हम लोगों ने विच एवर इज हायर कर दिया अपना मन मर्जी। पहला बात तो ये तो गलत होगा, मतलब ये तो कोई स्कोप हुआ ही नहीं। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज हायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? हमें प्रिंसिपल फॉलो करना है। प्रिंसिपल में बता दिया है ना क्या करना है। ठीक है, जैसे हम लोग जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, राइट हैंड साइड से चलना है, तो वो एक रूल्स है ना, उसको तो फॉलो करना, नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा ना। उसी तरह से हमें भी यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर ही फॉलो करना है, हायर नहीं करना है। ठीक है, लोअर फॉलो करेंगे तब जाके ऑटोमेटिकली प्रूडेंस फॉलो होगा, मतलब जिस बेसिस पे अकाउंट्स बना हुआ है सारी चीजों को हम लोग स्टेप वाइज फॉलो कर पाएंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने लोअर की जगह हायर कर दिया और डिस्क्लोज कर दिया, देखो भाई हम लोगों ने कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज हायर फॉलो किया है, तो क्या फर्क है? अगर हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं तो डिस्क्लोज करने वाला जो मैटर है वो तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई रेमेडी नहीं हुआ अगर हम लोग कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट खरीदा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, तो वही बोल रहा है कि डिस्क्लोज करने से ही नहीं होगा पॉलिसीज को। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट ए रेमेडी फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट। अगर गलत ट्रीटमेंट कर रखे हो और बोल रहे हो मैंने तो डिस्क्लोज कर रखा है, अरे तो फायदा क्या है भाई डिस्क्लोज करने का? अगर मेथड ही गलत फॉलो कर रखा है, प्रिंसिपल ही गलत फॉलो कर रखा है, तो डिस्क्लोज किया है तो उससे कोई बड़ा बात है ही नहीं। गलत चीज डिस्क्लोज करके क्या होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज बोल रहा है, ये कोई रेमेडी नहीं हुआ। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया है लेकिन रॉन्ग ट्रीटमेंट है तो उस डिस्क्लोजर का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, सही ट्रीटमेंट डिस्क्लोजर का वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है
चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अब ये किसके अंडर है वो भी बता देते हैं। देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या हेडिंग किया था, अभी हम लोगों ने हेडिंग किया था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या देखा, पहला ये पॉइंट 1 कर सकते हो। पहला पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोगों ने एडॉप्ट किए हैं उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें ये पूरा पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं तो उसे भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंडर ही ये वाला पॉइंट आ रहा है कि अगर हम लोग कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कर रहे हैं तो उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अभी इसे हम लोग दो पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा मेटेरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड, और दूसरा हो जाएगा एक्सपेक्टेड इफेक्ट इन लेटर पीरियड्स, ठीक है। तो क्या डिस्क्लोज करना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखा है, फिर मैंने लिखा है मेटेरियल इफेक्ट्स इन द करेंट पीरियड। अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा करेंट पीरियड में वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इम्पैक्ट, किस पे इम्पैक्ट आया, इम्पैक्ट ऑन पीएल एंड बैलेंस शीट शुड बी क्वांटिफाइड। समझा देते हैं इसका मतलब क्या है। देखो हम लोगों ने कोई एक अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया, अब उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है। तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया, मान लो हम लोग एसएलएम यूज कर रहे थे, डब्ल्यूडीवी यूज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑब्वियसली इंपैक्ट आएगा। अगर मेरा डिप्रिसिएशन का अमाउंट पहले ज्यादा था अभी कम है, ठीक है, तो मेरा जो है प्रॉफिट बढ़ेगा। या फिर अगर मेरा पहले कम था अभी ज्यादा है तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या होगा, हम लोग मान लो जो हम लोग का बैलेंस शीट, जैसे मान लो पहले हम यहाँ पर मेरा एक 100 रुपीज का एसेट था, ठीक है, मैंने उस पे एसएलएम चार्ज किया 2 साल, ठीक है, एसएलएम चार्ज किया, यहाँ पर आ गया 90, फिर इस पे 10 चार्ज कर दिया, यहाँ पर आ गया 80। अब हम चाह रहे हैं कि हम लोग इस पे क्या चेंज करेंगे, इस पे डब्ल्यूडीवी चार्ज करेंगे। तो अब यहाँ पर 80 की जगह जो है वो मान लो अब कहाँ से चार्ज करें वो भी मैटर होता है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब स्टार्टिंग से ही चेंज करना चाहते हैं, एक होता है अभी से चेंज करेंगे इसके बाद से। तो अब इसके बाद अगर हम लोग मान लो 10% करके कर रहे हैं तो 80 में 8 रुपीज लगेगा, मतलब जहां 10 रुपए लगने वाला था वहां 8 रुपए लगेगा। तो ऑब्वियसली मेरा पीएल इंपैक्टफुल होगा, मेरा बैलेंस शीट भी इंपैक्टफुल होगा। तो कितने से होगा, क्वांटिफाइड का मतलब है बताओ प्रॉफिट में क्या चेंजेस देखने को मिला, बैलेंस शीट में क्या चेंजेस देखने को मिला, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑन पीएल एंड बैलेंस शीट शुड बी क्वांटिफाइड, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग क्वांटिफाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेटेरियल इफेक्ट एटलीस्ट बताना पड़ेगा। इफ क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इफ क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल then fact that such change will have a material effect in the current period should be disclosed, ठीक है। तो समझो, अगर बता पा रहे हो कि प्रॉफिट में कितना इंपैक्ट आया, बैलेंस शीट पे कितना इंपैक्ट आया ड्यू टू चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर क्वांटिफाई कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट दैट सच चेंज विल हैव ए मेटेरियल इफेक्ट, वो सारे फैक्ट को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो सारे फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा जिसपे एक मेटेरियल इफेक्ट आया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पॉलिसीज को चेंज किया है। तो पॉलिसीज चेंज हुआ तो फिर उसका क्वांटिफाई करके बता दो क्या चेंज हुआ। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो जिस चीजों पे
मतलब इम्पैक्ट आया है, ठीक है, इफेक्ट आया है, उसे डिस्क्लोज करो, ठीक है। करेंट पीरियड, इन द करेंट पीरियड, एटलीस्ट करेंट पीरियड में जो भी इफेक्ट आया है उसको डिस्क्लोज करो अगर क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो मेटेरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड, देखो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। और इफेक्ट, एक्सपेक्टेड इफेक्ट इन द लेटर पीरियड, मतलब जिस साल चेंज किया उस साल क्या इफेक्ट आया है और नेक्स्ट बार से क्या इफेक्ट आएगा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं द फैक्ट ऑफ सच चेंज। सेकेंड, the fact that it will likely have an effect in later period should be disclosed in the period in which change is adopted। बता देते हैं, देखो क्या लिखा है मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो पार्ट में डिवाइड जैसे मैंने किया था, एक बार दिखा देते हैं। ये देखो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का इफेक्ट करंट पीरियड में क्या होगा, एक्सपेक्टेड इफेक्ट लेटर पीरियड में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द फैक्ट ऑफ सच चेंजेस, क्यों हम लोगों ने चेंज किया वो हमें बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, द फैक्ट दैट इट विल लाइकली हैव एन इफेक्ट इन लेटर पीरियड, तो वो इफेक्ट हमें बताना पड़ेगा, वो फैक्ट हमें बताना पड़ेगा जिसका इफेक्ट लेटर पीरियड में आएगा, शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द पीरियड इन विच चेंज इज एडॉप्टेड। मतलब सीधा बात है, हमें करंट पीरियड में क्या इफेक्ट आया वो बताना पड़ेगा, हमें लेटर पीरियड में क्या इफेक्ट आया वो बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये जो है ना, ये वाला पॉइंट एक्चुअली कहाँ पर आता है, ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग AS1 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये AS1 हमें क्या बोल रहा है कि मेटेरियल इफेक्ट इन करेंट पीरियड बताना है, ठीक है। और ये जो है एक्सपेक्टेड इफेक्ट इन लेटर पीरियड, ये हम लोग AS5 में भी ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। ये पॉइंट AS5 में भी पढ़ा जाता है, जो कि ग्रुप 2 में है किसी किसी का। तो AS5 में हमें ये बताया जाता है कि लेटर पीरियड में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने का क्या इम्पैक्ट आया है, ये बताओ, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों का AS5 में भी हमें करना पड़ेगा। और AS1 हमें बताता है कि करेंट पीरियड में हमारा क्या इफेक्ट आया है वो बताओ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, इसके बाद और एक पॉइंट ही बाकी रहता है, दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये भी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या क्या है वो बताओ AS1 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न, जो तुम लोग को पता ही है। गोइंग कंसर्न तुम लोग पढ़े हो 11 में। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी एक एंटरप्राइज अगर वो मतलब स्टार्ट हुआ है तो वो चलता जाएगा, ठीक है। गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस कंटिन्यू होता जाएगा। और ये कितने पीरियड के लिए होगा, वो ऐसा नहीं कि आज खुला कल बंद हो जाएगा, इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आज पढ़ा रहे कल बंद कर देंगे परसों चालू करेंगे, कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं रहेगा कि भाई आज पढ़ा रहे कल नहीं पढ़ाएंगे, पता नहीं हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। तो गोइंग कंसर्न का मतलब यही होता है ना कि क्लास मतलब कोई भी चीज हो कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो ये चलेगा, ऐसा ही तो सोच के हम लोग काम करते हैं ना। तो गोइंग कंसर्न का मतलब ये हो गया, एन एंटरप्राइज इज नॉर्मली viewed as गोइंग कंसर्न, और जिसका मतलब होता है दैट इज कंटिन्यूइंग its operations in the foreseeable फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में भी चलता जाएगा, इसी को बोला जाता है गोइंग कंसर्न।
अच्छा, सेकंड गोइंग कंसर्न के बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करें, जैसे एसएलएम फॉलो कर रहे हैं तो एसएलएम ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है, लगातार वही फॉलो करना चाहिए। अगर डब्ल्यूडीवी कर रहे हैं तो वही करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम लोग कभी फिर चेंज नहीं कर सकते? कर सकते। चेंज करना है तो चेंज क्यों किए हो वो बताओ, डिस्क्लोज करो, ठीक है। अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने चेंज किया, ठीक है, चेंज का क्या इम्पैक्ट आया, ये सारा चीज हमें बताना पड़ेगा कि चेंज का क्या इम्पैक्ट आया। और चेंज करने के बाद जो अडॉप्ट किया है उसे फिर कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, गलत हो गया है कोई बात नहीं, आगे से मत करो। तो वही चीज, जैसे अगर हम लोग, ये गलत का बात नहीं है, अगर हम लोग कोई पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, अब हमें लग रहा है वो नहीं करना चाहिए, दूसरा करना चाहिए, ठीक है, डिस्क्लोज कर दो चेंज कर रहे हो, और बता भी दो क्यों चेंज कर रहे हो, और उसके बाद चेंज वाले को फॉलो करते जाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो लिख देते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, accounting policies should be consistently applied from one period to another, ठीक है, वही फॉलो होते जाना चाहिए, ठीक है। चेंज करना परमिसेबल है लेकिन वैलिड रीजन के साथ, और चेंज करने के बाद उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा एक्रूअल। एक्रूअल, ठीक है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब हो जाएगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब सेल करके जो जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। अब उस सेल में कैश भी आता है, क्रेडिट भी आता है, जो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो। कॉस्ट का मतलब जो टू परचेज लिखे, जो कॉस्ट इनकट किया, जिस वजह से सेल कर पाया। तो ये क्या होना चाहिए, ये एक्रूड बेसिस पे होना चाहिए, जिसका मतलब क्या होता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड और इनकर्ड and recorded in the financial statement, in the financial statement of the periods to which they relate, and not when the money is received or पेड, ठीक है। समझा देते हैं, देखो ये पता है तुम लोग को, फिर भी बता देते हैं। देखो, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड। रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो एक्रूड बेसिस पे होता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड और इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट, एंड नॉट व्हेन द मनी रिसीव्ड और पेड। जैसे सेल कर दिया, क्रेडिट सेल किया, अगर 2022 का क्रेडिट सेल है तो हम लोग 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा देंगे, भले ही हमें उससे पैसा जो है 2023 में मिला हो। तो वही बोल रहा है कि जब हम लोग को पैसा, ये देखो क्या लिखा है, रिकॉर्ड कब करना है, रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड, जिस साल, ठीक है, पीरियड मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर का काम चल रहा है, टू विच दे रिलेट, जिस पीरियड से वो रिलेटेड खर्चा है या फिर रिलेटेड इनकम है, एंड नॉट व्हेन द मनी इज रिसीव्ड और पेड। अगर सैलरी मैंने ड्यू रख दिया है, पेमेंट नहीं किया है, तो हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के क्यों ऐड करके दिखाते हैं, हम लोगों ने तो पेमेंट किया नहीं है, नहीं किया है तो नहीं किया है, लेकिन अगर इस साल का खर्चा है तो दिखाओ, भले ही अभी नहीं पे करके बाद में पे कर रहे हैं, तो हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स में बनता है कि हमारा पीरियोडिक वे में बनता है, ठीक है। इस पीरियड का खर्चा या अर्निंग है तो रिकॉर्ड कर दो, चाहे उसके रिगार्डिंग हमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ हो या नहीं हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें थर्ड वाला पॉइंट हो गया हम लोगों का एक्रूअल बेसिस, ठीक है, एक्रूअल बेसिस हो गया। अच्छा, ये गोइंग कंसर्न भी मैंने लिखवाया। अच्छा, गोइंग कंसर्न में यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, एंटरप्राइज, इसमें ये एक पॉइंट ऐड कर लो, एंटरप्राइज नाइदर हैज द नीड
nor the intention to liquidate, ठीक है, यहाँ पर लिखते, मेरा यहाँ जगह है, तुम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लो। मतलब ये कुछ नहीं, एक पॉइंट मैंने ऐड किया कि एंटरप्राइज ना तो मतलब ऐसा कोई इनका इंटेंशन नहीं है कि ये बंद हो जाए या फिर लिक्विडेट हो जाए, ठीक है। एंटरप्राइज नाइदर हैज द नीड नॉर द इंटेंशन, ना तो कोई नीड है एंटरप्राइज का वो लिक्विडेट हो जाए, लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना, ना तो उसका कोई ऐसा इंटेंशन है, ना तो ऐसा कोई जरूरत है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये गोइंग कंसर्न है, इसका मतलब, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से नहीं बनाए, जैसे ज्वाइंट वेंचर, वो गोइंग कंसर्न नहीं होता है। जिन लोगों ने ज्वाइंट वेंचर कभी किया वो गोइंग कंसर्न नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, फिर उसके बाद वो लिक्विडेट हो जाता है, तो वहां नीड होता है लिक्विडेट होने का, फिर वहां पर गोइंग कंसर्न जो पॉलिसी है वो फॉलो नहीं होता है बेसिकली, अगर देखें तो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर मैंने और एक पॉइंट ऐड कर दे, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करने से ठीक रहता। अम, यहाँ पर और क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा पता है? यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा ओल्ड पॉलिसी, ओल्ड पॉलिसी क्या था और न्यू पॉलिसी क्या एडॉप्ट किया है, बस ये दो पॉइंट, ठीक है। ओल्ड पॉलिसी क्या था, न्यू पॉलिसी क्या एडॉप्ट किया है, वो भी हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। यहाँ पर लिखा था ना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो उसका इफेक्ट तो बताना ही पड़ेगा, और ओल्ड पॉलिसीज क्या था, न्यू पॉलिसीज क्या था, वो भी हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पर इस तरह से, ओल्ड पॉलिसी न्यू पॉलिसी, ठीक है। इसको लैंग्वेज में लिख देना कि हम लोग ओल्ड पॉलिसी क्या फॉलो करते थे और नया क्या लिया है, उसे भी हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं और मुझे कुछ लिखवाना है, एक मिनट। खाली ओल्ड पॉलिसी আর নিউ পলিসি করে লিখলেই হয়ে যাবে তো? হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে কোশ্চেনটা মানে কি আসতে পারে যে ডিসক্লোজার অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসিস রিগার্ডিং টু অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 1 এরকম? এরকম আসতে পারে, বা এরকম বলতে পারে ফান্ডামেন্টাল অ্যাজাম্পশন গুলো কি কি, রাইট দ্য ফান্ডামেন্টাল অ্যাজাম্পশন ফর অ্যাকাউন্ট AS1, ঠিক আছে। বা এটা বলতে পারে এরকম ভাবে কি হোয়াট আর দ্য অ্যাকাউন্টিং পলিসিস, হোয়াট আর দ্য অ্যাকাউন্টিং পলিসিস, বা অ্যাকাউন্টিং পলিসিস কাকে বলে। না ফান্ডামেন্টাল অ্যাজাম্পশনস বললে তো সেই মানে ওই 4 নম্বর কোশ্চেনটা লিখবো, মানে ওই গোয়িং হ্যাঁ, কনসার্ন হ্যাঁ, তারপর কনসিস্টেন্সি এইটা লিখবো। হ্যাঁ, আর শুধু ডিসক্লোজার এটা। বললে তাহলে ওই মানে ওই যেটা অল সিগনিফিকেন্স অ্যাকাউন্টিং সেখান থেকে স্টার্ট করে হ্যাঁ, ওই হ্যাঁ, নিউ পলিসি অব্দি লিখতে হবে। হ্যাঁ, নিউ পলিসি অব্দি লিখতে হবে। মানে না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিউ পলিসি অব্দি, এইটা পর্যন্ত লিখতে হবে, চেঞ্জ ইন অ্যাকাউंटिंग पॉलिसी। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नोट लिख लो, ठीक है, एक नोट लिखवा देते हैं। दो दो कंसिस्टेंसी इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ये देखो कंसिस्टेंसी क्या था, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के अंडर आ रहा था, एक नोट लिखवा रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन ईयर, ये वन स्पेलिंग में भी लिख सकते हो, टू अनदर, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पर बोला है, ठीक है। ये नोट लिखवा रहे, क्यों लिखवा रहे, ये दो तीन लाइन लिखने से ही समझ जाओगे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमें फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी फॉलो करो। फिर भी हम लोग चाहे तो अपना चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हैं ना, ये जब मैंने लिखवाया तब तो मैंने बोला कि कंसिस्टेंट रहना है क्या, इसका मतलब कभी चेंज नहीं कर सकते, हाँ जरूरत पड़ने पे चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद हम लोग फिर जो चेंज किया है उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक साल से दूसरे साल जो है जरूरी नहीं है कि हम लोग कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाए, अगर चेंजेस का जरूरत होगा तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दो consistency is a fundamental accounting assumption, sometimes accounting principles can be changed from one year to another year, ठीक है।
अब ये कहाँ पर बोला हुआ है, ये भी बोला हुआ है एज पर AS5, ठीक है। AS5 बोल रहा है, ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, AS1 बोल रहा है, लेकिन आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो वही बता रहे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी ओनली ड्यू टू द फॉलोइंग। लेकिन कब चेंज कर सकते हो, अपना मनमर्जी नहीं है, ठीक है। कब चेंज कर सकते हैं, चेंज हम लोग तभी कर सकते हैं अगर हमें लॉ के साथ एट पर होना है। स्टैट्यूट, ठीक है, यानी कि लॉ। जैसे मान लो कोई एक फिक्स्ड एसेट पे लॉ के हिसाब से किसी और तरह का डेप्रिसिएशन चल रहा था, अभी लॉ बदल गया तो किसी और डेप्रिसिएशन मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है लॉ के साथ एक्ट पर होने के लिए हम लोगों ने अपना पॉलिसी को बदल डाला। टू कंप्लाई विथ एस, जैसे एस भी क्या होता है ना, एस में भी अपडेशन आते रहते हैं, जैसे तुम लोग का टैक्स आता है लॉ में आता है, वैसे एस में भी अपडेशन आता रहता है। एस पहले ये बता रहा था, अभी ये ऐसे बता रहा है, ठीक है। तो एस चेंज हो गया तो फिर वहां पर चेंजेस तो हमें मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। और फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर किसी वजह से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है तो भी हमें अपना पॉलिसीज को चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट ये बता दिया, रीजन ये नहीं लिखवाया था कहीं पर भी कि अगर हम लोग को अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करना पड़े तो ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जहां पर हम लोग अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है लॉ के साथ एट पर होने के लिए, हो सकता है एज के साथ एट पर होने के लिए, हो सकता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू नहीं दे रहा था, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैटर है, तो हमें अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है एडॉप्ट किया हुआ था उसको चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हम लोगों ने जो भी यहाँ पर पढ़े, देखो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक बार बता देते हैं। पहले सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द अकाउंटिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू AS1, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलेगा तो ये एज्यूम्ड है कि वो AS1 नहीं बोल रहा है, क्योंकि बाकी एस इसके बारे में नहीं बताता है, सारा एस अलग अलग चीजों के बारे में बताया। तब तुम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब ये हो जाता है, एक रिकॉल करवा देते हैं पूरा चीज, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब होता है कि हम लोग जो प्रिंसिपल्स को, ठीक है, प्रिंसिपल्स को और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए जो मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसी को मिला के बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। और इसका मतलब होता है प्रिंसिपल्स का मतलब जो रूल्स हमें बता दिया गया है, ठीक है, जो रूल्स हमें लिखवा दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है, और उस रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे उसके लिए हमें जो मेथड्स दे दिया गया है, ये हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग चाहो तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या लिखवाया था देखो, एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड। तो अलग अलग एंटरप्राइज कैसे कैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं उसका मैंने एक लिस्ट लिखवाया था, लेकिन ये पूरा लिस्ट लिखना मतलब तुम लोग को एग्जाम के लिए मैंडेटरी नहीं है कि पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज यहाँ से यहाँ तक भी बोलते हो तो काफी है, या फिर एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं वो AS9 फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन जिनको करना है वो AS10 फॉलो कर सकते हैं, तो ये लिखवाया था। फिर मैंने बोला कि पॉलिसीज तो समझ गए, पॉलिसीज क्या होता है, प्रिंसिपल और मेथड का कॉम्बिनेशन, लेकिन इसको सिलेक्ट करने का क्या कोई मतलब रूल्स है कि हमें इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। जैसे मान लो तुम लोग अगर एग्जाम दोगे, यहाँ पर बोला हुआ रहता है कि 50% मिलेगा, लेकिन उसके साथ वो फैक्टर भी तो कंसिडर करो कि इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में 40 करके मिलना चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट में 40 करके अगर देखो ना तो वो 160 ही होता है, मतलब और भी 40 नंबर चाहिए होता है ना। तो वही चीज हो गया ना, तो बोल रहा है इधर इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट में 40 चाहिए, ऐसे करके बोल रहा है। तो वही फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर करना है, फैक्टर्स दो तरह से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब हो गया कि ट्रू फेयर व्यू दिखना चाहिए। अब ट्रू फेयर व्यू कैसे दिखेगा, अगर ये तीन चीज फॉलो होगा, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटेरियलिटी, ठीक है। तो प्रूडेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट है फ्यूचर का रिकॉर्ड ना करो, ठीक है, अगर लॉस है फ्यूचर का रिकॉर्ड कर लो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब हो गया कि रियलिटी ओवर लीगलिटी, इसको अगर एक लैंग्वेज में बोले, बाकी मैंने समझा दिया है। मेटेरियलिटी मतलब अगर कोई मेटेरियल इंपैक्ट आ सकता है यूजर्स के डिसीजन में, तो कोई मेटेरियल ट्रांजैक्शन हुआ है, मेटेरियल मतलब जिसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मेटेरियल फैक्ट। तो अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है जो कि काफी मेटेरियल है, एटलीस्ट यूजर्स के डिसीजन के तरफ अगर हम लोग ध्यान दे के देखें तो वो डिस्क्लोज होना चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है, कैसे
डिस्क्लोज करना चाहिए। पहला बात है कि सारे सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को एक जगह पे डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि यूजर्स को समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसका इम्पैक्ट दो जगह पे होता है, एक होता है जिस साल चेंज कर रहे हैं उस साल, और एक होता है नेक्स्ट ईयर भी होता है। नेक्स्ट ईयर जो होता है उसके लिए हमारा AS5 जो है वो रहता है, और जिस साल चेंज कर रहे हैं उस साल में हम लोग क्या क्या बताएंगे। देखो यहाँ पर बोला है कि हमें ये बताना है कि इम्पैक्ट किस चीज पे आया और इम्पैक्ट कितना आया, क्वांटिटी में बताना है। अगर क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं उसका मेटेरियल इम्पैक्ट बता देंगे, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि हमारा ओल्ड पॉलिसी क्या था, हम लोगों ने न्यू पॉलिसी क्या लिया अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करते हैं। और लेटर पीरियड में हमें क्या बताना है कि हम लोग का जो फैक्ट है, ठीक है, हम लोग का जो ये क्या लिखा है मैंने, एक सेकेंड मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है, द फैक्ट ऑफ सच, ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम लोग तो लिख ही लिए होगे। द फैक्ट ऑफ सच चेंज, ठीक है, इसका जो फैक्ट क्या है, क्यों हम लोगों ने चेंज किया, ठीक है। और फैक्ट दैट इट विल लाइकली हैव एन इफेक्ट इन लेटर पीरियड, नेक्स्ट पीरियड में क्या क्या इसका इम्पैक्ट आया वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल अजम्पशन क्या होता है, जिसमें गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, ये सभी तुम लोग को पता है। गोइंग कंसर्न का मतलब हो जाता है कि एंटरप्राइज खुला है तो चलता ही जाएगा, ऐसा नहीं कि आज बंद हुआ कल खुल गया, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हम लोग जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं उसे करते जाएंगे, ऐसा ही सोच के करेंगे। लेकिन अगर जरूरत हुआ तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जरूरत इस तरह से हो सकता है लॉ के साथ एट पर होना, एज के साथ एट पर होना, या फिर हमारा स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू नहीं बता रहा था, इस वजह से हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, यानी अगेन फंडामेंटल अजम्पशन हमें लेके चलना है, ठीक है। और एक्रूअल बेसिस का मतलब हो गया अगर इस साल का सेल है, ठीक है, तो हमें पैसा मिला या नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस साल सेल किया, इस साल परचेस किया है, क्रेडिटर को पे किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सैलरी पे किया नहीं किया, अगर इस पीरियड का है तो हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। किसी तरह का आउटस्टैंडिंग इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और प्रीपेड इसीलिए लेस किया जाता है क्योंकि हम लोग पीरियोडिक वे से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर मैंने मतलब ये साल मान लो मार्च में खत्म हो रहा है, मैंने नेक्स्ट ईयर का अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा रेंट दे के रखा है, तो वो हमें लेस करके दिखाना है, क्योंकि 15 मंथ्स का हम लोग नहीं दिखाएंगे, हम लोग 12 मंथ्स का ही दिखाएंगे। तो ये एक्रूअल बेसिस पे होता है, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस पे हमें अकाउंटिंग करना है, ये हो गया हम लोग का फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो एएस क्या क्यों एएस का जरूरत हुआ, और AS1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट दिन हम बता देंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। पहले तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन करेंगे और इस पे ये भी बता देंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, लिखवा भी देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 4 নম্বর কোশ্চেন লাস্টে নোটটা দিতে হবে।